हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको समास पढ़ाएंगे। ठीक है। समास यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। ठीक है। समास समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखना, यानी संक्षिप्त, यानी बड़े को छोटा करके लिखना। उसे हम समास कहते हैं। जो कि जैसे मैं लिखूं, विद्या का घर लिखेंगे, विद्या का घर। ठीक है, तो हम इसे विद्या घर भी बोल सकते हैं, या विद्यालय, विद्याकाल्य। इस तरीके से जो उसे छोटा करके लिखते हैं उसे समास कहते हैं, और जो बड़ा करके लिखते हैं उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है। तो विग्रह माने उसे बड़ा करके लिखना, समास माने छोटा करके लिखना। ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना समास कहलाता है, और उनको छोटे शब्द को अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके समास जो है आपके समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो समास है यानी अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो ये हमारे जो है 6 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहले समास को जाना कि यानी संक्षिप्त करके लिखना समास होता है, बड़ा करके लिखना उसका विग्रह होता है। तो सबसे पहला जो हमारा समास आता है उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी इसके हमें शब्दों को रटना नहीं है, हमें शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उनसे हमें सीखना है कि हम ये अव्यय भाव समास कैसे है। ठीक है। अब इसके शब्द से ही हम देखते हैं किस प्रकार से अव्यय, यहां से देखेंगे हम इसे। अव्यय यानी ऐसे शब्द जो अव्यय होते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जो अव्यय होते हैं उनसे बना हुआ समास जो है अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे भरपेट, दिन रात, रात दिन, इस तरीके से प्रतिदिन, यानी वो जो मैं प्रतिदिन चलती हूँ, मैं प्रतिदिन चलता हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारे अव्यय भाव यानी जो अव्यय होते हैं उन्हें हम अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं या जिनमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग जैसे अनु, जिसके आगे अनु लगा हुआ होता है, जैसे अनुरूप, अनुसार, इस तरीके के जिनमें उपसर्ग भी लगा होता है वो भी अव्यय भाव समास होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अव्यय होते हैं, भरपेट, प्रतिकूल, ये जो हमारे हाथों हाथ, ये जो होते हैं हमारे सारे, ये अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे यथा संभव, यथा शीघ्र, ये वाले जो होते हैं हमारे यथा शीघ्र माने जल्दी। तो अब जिसके आगे अब ये हमारा उपसर्ग भी लगा होता है वो भी हमारे अव्यय भाव समास होते हैं। भरपेट, प्रतिदिन, हाथों हाथ, ये जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे अव्यय होते हैं। अव्यय मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि ये अव्यय हैं इसलिए उनमें अव्यय भाव समास हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक बात और पहचानने की है कि इसका जो है पूर्व पद प्रदान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पद प्रदान, यानी जो हमारा पद प्रदान होता है वो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कोई भी एक शब्द ले लेंगे हम इसमें, जैसे भरपेट ले लें हमने, भरपेट। ठीक है। भरपेट। अब भरपेट क्या है हमारा जो है, ये हमारा अव्यय है। मैंने भरपेट दूध पिया, मैंने भरपेट खीर खाई, तो लिंग बदल गया, लेकिन ये ऐसा कैसे, ये तो ये क्या है हमारा अव्यय है। तो इसका जो हमारा होता है पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद?
पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान। अब इसमें ये वाला पूर्व है, ये वाला पूर्व है, यहाँ पे हम इसमें अटक जाते हैं। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी ये हमारा जो है पूर्व पद इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, ये हमारा पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद होता है। कभी कभी इसमें ही कंफ्यूजन होता है कि ये इधर से गिने या इधर से गिने, जैसे मैथ में गिनते हैं इधर से इकाई ढाई, या इधर से गिने या इधर से गिने। तो इसमें पूर्व पद ये वाला और उत्तर पद इधर वाला, यानी बाद वाले को जो है उत्तर पद कहते हैं, पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें जो हमारा अव्ययभाव समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और जो उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं वो सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरा, यानी जो नंबर 2 पे आता है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका जो है उत्तर पद, तत्पुरुष में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। ठीक है, अब तत्पुरुष में क्या होता है कि यानी समास को पढ़ने से पहले हमें कारकों को पढ़ना पड़ता है, यानी कारक पहले पढ़ाए जाते हैं, समास बाद में पढ़ाए जाते हैं। यही जो यानी एक व्याकरण का नियम है। यदि आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो आप समास नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें जो हमारे में है कारक उनका ही प्रयोग होता है। तो समासों को पढ़ने से पहले आप कारकों का वीडियो देखें, जब आपके समझ में आएंगे समास। सबसे पहले यदि कारक आपके याद है तो यहाँ से आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष कौन से नंबर का है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। उस यानी जोन से उसका होगा हम उसी को पहचान सकते हैं। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, सूरज, सूर्य के द्वारा चलाने वाला, स्नान घर, नहाने के लिए घर, देश निकाला, देश से निकला हुआ, राजा का कुमार, संबंध, आप बीती, अपने पर बीती। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं ये तत्पुरुष समास, यानी इनके जौन सा भी कारक उसमें लगा हुआ होता है उसे हम तत्पुरुष समास में उसी प्रकार का गिनते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं हम स्नान घर, स्नान घर, तो इसका जो है उत्तर पद प्रधान है, यानी घर है, नहाने वाला स्नान घर है, तो उसमें स्नान घर है, ये उत्तर पद प्रधान है। तो ये नहाने के लिए या स्नान करने के लिए घर, तो कौन से में आ गया, संप्रदान तत्पुरुष में। तो यानी आपको कारक पहले पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको समास पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। यदि आप पे कारक नहीं आते तो तत्पुरुष समास आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो पहले आप कारक का वीडियो देखिए, जब बाद में आपको समास देखने होंगे तब आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो कारक पढ़ने के बाद में आप तत्पुरुष समास को भली प्रकार से जान सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का कौन सा समास है। राजकुमार, यानी इसमें संबंधवाचक होगा, राजा का कुमार, आप बीती, अपने पर बीती, आधार अधिकरण में हो गया। तो ऐसे ही उसी प्रकार से सूर्य के द्वारा रचित। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार का भी हमारा कारक होता है वही उसी प्रकार का हमारा समास भी हो जाता है। ठीक है, जैसे स्नान के लिए घर, तो हमारा चतुर्थी संप्रदान में हो जाएगा, वही कारक हो जाएगा, यानी उसके आगे हमें केवल कारक लगाना है, इसके आगे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, कारक को हटा करके केवल हमें तत्पुरुष लगा देना होता है। यदि हम उसमें सेंटेंस में यदि हमें पता हुआ होता है तो हम उसी प्रकार से इसमें समासों को बना सकते हैं। ठीक है, तो समास को, तत्पुरुष को सीखने के लिए हमें सबसे पहले कारकों को सीखना होगा, तभी हम इसमें समास को आगे सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप जो हमारे कारक हैं वो नहीं आते हैं तो तत्पुरुष समास आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो पहले कारकों को हमें सीखना होगा। यदि कारक आते हैं तो हम आसानी से तत्पुरुष समास को निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे नंबर 3 पे आता है कर्मधारय। कर्मधारय, कर्मधारय यानी विशेषण पद। कर्मधारय यानी इसका भी जो हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान यानी बाद वाला पद जो हमारा प्रधान होता है कर्मधारय, यानी जिसमें विशेषता किसी की बताई जाती है।
विशेषण और विशेष्य, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है हमारा विशेषण और विशेष्य। तो उसमें हमें उससे पहचान के लिखना होता है कि इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है और विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, तब हम उसमें कर्मधारय समास को बताते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ उदाहरण, यानी इसका उत्तर पद प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे नील गगन, नील गगन, तो गगन जो है वो क्या है, हमारी संज्ञा है, यानी उसका जो आकाश का है वो पर्यायवाची होता है गगन। तो ये गगन क्या होगा, हमारा संज्ञा होता है। तो लेकिन इसकी विशेषता बताई है कि ये नीला है, ठीक है। तो नीला है इसमें, तो इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, ठीक है। तो विशेषण क्या होगा हमारा, नीला, और विशेष्य यानी जिसके बारे में हम उसे बता रहे हैं। विशेषण और विशेष्य का एक अलग वीडियो है, उसमें आप ठीक से जान सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं समास पढ़ा रहा हूँ तो इस समासों पे ज़्यादा ध्यान है। तो कर्मधारय में यानी एक पद यदि दूसरे की विशेषता बताता है, यदि एक पद दूसरे की इसमें विषय, यानी एक जो हमारा ये वाला शब्द है ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये वाला, कि ये जो गगन है हमारा ये नीला है, तो यहाँ पर हम कर्मधारय समास लिखेंगे, ठीक है। जैसे चरण कमल ले सकते हैं, चरण कमल, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि जो कमल है, यानी जैसे चरण है वो कमल के अनुसार कोमल है, ठीक है। तो ये जो हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं, चरण कमल है, या और नील गगन है, नील गाय है, ये हमारे जो है सारे, यानी जिसमें विशेषण और विशेष्य बताया जाता है उसमें कर्मधारय समास होता है। और इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, एक उसमें विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। जब एक पद दूसरे की विशेषता बताए तो उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय है, तो गाय की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीली है, तो एक पद यदि दूसरे की विशेषता बता रहा है, वही अंतर होता है कि इसमें, यानी जो बहुग्राही होता है, कभी कभी इसमें अंतर हो जाता है कर्मधारय में और बहुग्राही में, यही अंतर होता है कि एक पद यदि दूसरे की विशेषता बताता है वहां पर कर्मधारय होता है, ठीक है। और यदि दोनों पद किसी दूसरे की विशेषता बताते हैं तो वहां पर बहुग्राही होता है। तो सबसे पहले कर्मधारय को जान लिया आपने कि यदि एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है, यदि एक पद दूसरे की विशेषता बताता है तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, नंबर हमारा 4 आता है दिंगु समास। दिंगु समास, दिंगु समास का भी जो है उत्तर पद ही प्रधान होता है। यानी कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर पद है या प्रथम, को ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है या प्रथम पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास है। तो इसको आप ठीक से देख लेंगे कौन से में उत्तर पद है, कौन से में पूर्व पद होता है, ठीक है। तो दिंगु समास में ये तो गिनती वाला होता है, यानी एक पद यानी गिनती वाला होता है इसमें, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो बहुग्राही समास में से ना हो। यानी बहुग्राही यानी उसकी किसी खास विशेषताओं के आधार पर कोई अन्य पद ना जाना जाता हो, ठीक है। जैसे त्रिकोण में लूंगा, त्रिकोण, त्रिकोण यानी जिसमें 3 कोण हो, त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, पचरंग जिसमें 5 रंग हो, तिरहा है, चौराहा है, पंसेरी है, ये सब जो है हमारे दिंगु समास के उदाहरण होता है। यानी जिसमें एक गिनती वाला वर्ड आता है, ठीक है, जिसमें एक गिनती वाला वर्ण आता है उसमें दिंगु समास होता है, लेकिन वो किसी अन्य पद की विशेषता न बताता हो, ठीक है। तो ये हमारा दिंगु होगा जिसमें एक पद हमारा क्या होता है, गिनती वाला होता है। जैसे 2, 3 यदि गिनती भी यदि हम कोई भी गिनती लिखने लगे तो वो सारी हमारी दिंगु समास में आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी हमारी गिनतियाँ भी इसमें आएंगी। दूरा, तीरा, चौरा, पचेरा ये सारी जो हमारी आती हैं वो भी दिंगु समास में आती हैं।
त्रिकोण, ये हमारा त्रिकोण है या पचरंगा है, ये हमारे सारे जो होते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे और यानी जिसमें गिनती होती है, जिस उत्तर पद प्रदान होता है जिसमें, उसे हम द्विगु समास में लिखते हैं। नंबर 5 आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी नंबर 5, जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, यदि उसमें दोनों पद प्रदान है, यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों पद प्रदान कौन से में होते हैं, तो द्वंद्व समास में। ठीक है, तो जिसमें बीच में एक और शब्द छिपा हुआ होता है, जैसे इसमें लेंगे हम खरा खोटा, खरा खोटा, यानी इसके बीच में जो है और शब्द जो है छिपा हुआ रहता है, यानी खरा और खोटा, खरा और खोटा। जैसे नर नारी, रात दिन, ये जो हमारा होता है वो हमारा बीच में यानी और छुपा रहता है। हाथ पैर, हाथ और पैर यानी द्वंद्व, यानी द्वंद्व का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, यानी उनके बीच में यदि और छुपा हुआ है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे दाल रोटी है तो उसके बीच में और आ जाएगा दाल और रोटी। ठीक है, तो द्वंद्व यानी जिसके बीच में और शब्द छुपा रहता है, जैसे नर नारी है, नर और नारी, पति और पत्नी, पति पत्नी कहते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं जिनके बीच में और छुपा रहता है, इसके दोनों पद प्रदान होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, यानी जिनके बीच में और शब्द यानी जोड़ा, यानी दो जो शब्द होते हैं वो जोड़े से एक जगह चिपके हुए होते हैं। जैसे खरा खोटा यानी उनके बीच में, यानी ये जिसे बोलते हैं हाइफन, ये वाला जो चिन्ह बना हुआ होता है, इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे योजक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसमें जिसके बीच में ये लगा हुआ हो उससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जिसके बीच में और लगा हुआ हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इसके दोनों पद जो है प्रदान होते हैं। आगे देखेंगे नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में से पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि ये वाला है या ये वाला है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला जो है इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल, कि बहुग्राही है या कर्मधारय है। ठीक है, तो कर्मधारय में जैसे मैंने बताया कि मैं इसके उदाहरण से बताऊंगा। अब कर्मधारय और बहुग्राही इनमें से बहुत अधिक पूछा जाता है कि इसमें से यानी एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। ठीक है, एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे मैं लिखूं नील गाय। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पद है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि गाय जो है वो नीली है। ठीक है, गाय जो है वो नीली है, लेकिन जो इसके जो शब्द होते हैं वो किसी अन्य की विशेषता यानी किसी अन्य के द्वारा जाने जाते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे दशानन लिखूं, दशानन। अब दशानन यानी विशेषता तो ये भी बता रहा है, लेकिन दशानन रावण को कहते हैं। यानी दशानन कहते ही हमारे जो दिमाग होता है उसमें हम जान जाते हैं कि 10 मुंह वाले रावण को कहते हैं। 10 मुंह वाले रावण को दशानन कहते हैं। तो ये उसकी केवल विशेषताओं से जाना गया, ना कि उसके नाम से। किससे जाना गया? केवल उसकी विशेषताओं के आधार पर के जिसके 10 मुंह हैं उसे रावण कहते हैं। तो ये दशानन। लंबोदर यानी जिसकी नाक लंबी है, गणेश। तो हमें ये देखना होगा कि उसमें एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है या ये वाला पद किसी अन्य की विशेषता बता रहा है। यानी हमें इसी में देखना है, इसी में।
यानी ये पद इसकी विशेष, यानी ये जो हमारा ये दो शब्द जो जुड़े हुए हैं इसमें, यानी गाय और नील, यानी ये गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये कर्मधारय है। ये किसी अन्य की विशेषता नहीं बता रहे। लेकिन इसमें जो है दशानन, ये किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं, यानी दशानन जो है रावण को कहते हैं। ठीक है। आप जैसे यह नील गाय, अगर मैं ये कहूँ कि जंगल में फिरने वाली गाय, तो नील गाय होगी। लेकिन किसी का असली नाम नहीं है कि नील गाय होगी। मैं जंगल में फिरने, आम गाय भी फिर सकती है, उसे हम नील गाय नहीं कह सकते। तो ये क्या है कि एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय है। ठीक है। और ये जो हमारे हैं दशानन, ये किसी अन्य की बता रहा है। समझ रहे हैं ना कि ये इसी में से बता रहा है, इसी में, अपने की, यानी इसी में देखें, बाहर नहीं जाए, इसी में, यानी ये वाला पद इसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें शब्द में कि ये वाला जो है इसी की विशेषता बताता है कि गाय जो है नीली है, इसलिए ये कर्मधारय है। ठीक है। लेकिन जो दशानन है वो किसी अन्य की बता रहा है। दशानन इसमें आपस में शब्दों वाला नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि ये किसी दूसरे की, यानी अन्य की विशेषता बता रहा है कि दशानन जो है वो रावण को कहते हैं, यानी किसी विशेष दशाओं से हम उसे जानते हैं कि ये रावण है, इसलिए इसमें बहुग्राही समास होता है। ठीक है। अब जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर यानी क्या होगा, अब देखते हैं इसमें, अगला देखते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, यानी लंबी नाक वाला। ठीक है। लंबी नाक वाला, तो ये किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मैं यदि किसी और से बोलूं कि लड्डू कौन खा गया, कि वो खा गया लंबी नाक वाला, यानी वो किसी दूसरे के लिए बताएगा। ठीक है। यानी अन्य के लिए, यानी ऐसे शब्द जो किसी अन्य को, अन्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। कि यदि मैं किसी से पूछने लगूं कि लड्डू कौन खा गया, कि लंबोदर खा गया, यानी लंबी नाक वाला खा गया। ठीक है। तो यानी वो किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं, और मैं उसी से ही उसकी विशेषताओं को जान जाऊंगा कि लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश को कहते हैं। यानी उसकी केवल विशेषताओं के आधार पर ही हम उसे जान सकते हैं कि वो दशानन यानी बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है। तो इन दोनों की ठीक से पहचान करें कि शब्द स्वयं में वो उसका अर्थ बताता है, यानी उसकी विशेषता बताता है, या किसी अन्य की बताता है। यदि अन्य की बता रहा है तो बहुग्राही है, और यदि वो स्वयं अपने आप की बता रहा है तो कर्मधारय है। ठीक है। तो समास ये है। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधान यानी जो मंत्री हमारा प्रधान है, तो उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे उसमें किस स्मृति आती है कि हम किसी अन्य को कह रहे हैं। तो ये हमारे जो है सारे समास जो है 6 प्रकार के। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि समास कितने प्रकार के हैं। जो भी हैं ठीक अपने प्रकार से बनाएं, अपने अनुसार जिस प्रकार भी आप बना सकते हैं कि समासों को बराबर लिखते चले जाएं। कौन सा पद प्रधान होता है, पहला या दूसरा, कुछ उदाहरण लिखें। ठीक है। तो 6 प्रकार बनाए, और पूर्व पद प्रधान है या दूसरा, यानी उत्तर पद है या पहला पद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उदाहरणों को अपने आप से कोई एक पैराग्राफ रहे, 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई भी साहित्य की, यानी जो हिंदी की जो हमारे गद्य की जो किताब है उसमें लगी हुई, उसमें से कोई भी आप पैराग्राफ ले सकते हैं। उसमें से आप यानी छांटिए, अपने आप स्वयं करके देखिए, जब आपको अधिक पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार का समास है। उसमें से ऐसे ऐसे शब्दों को छांटना है हमें। यदि हम उसमें स्वयं करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि, यानी करके सीखो। जो मैंने बताया है आपको कि करके यदि हम सीखेंगे तो अधिक से अधिक हम उसे जान सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद। बीच में से आ जाओ, तुम अपना आप करते हो, कभी डिलीट पे जाओ।